नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आतंकी वली उल्लाह को गाजियाबाद की अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। साहिबाबाद में हुई मुठभेड़, शातिर लुटेरा गिरफ्तार। और सपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए धर्मेंद्र यादव और असीम राजा को चुना। वाराणसी बम कांड के दोषी आतंकवादी को गाजियाबाद की अदालत में फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी के दशमेश घाट पर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। अदालत ने इस मामले में वली उल्लाह को हत्या और दहशत फैलाने जैसे आरोपों में दोषी पाया था। आज उसको फांसी की सजा सुना दी गई। वाराणसी में वर्ष 2006 में हुए सीरियल बम धमाकों के दोषी वली उल्लाह को गाजियाबाद की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला दोपहर 3:30 बजे के करीब सुनाया। धमाकों के करीब 16 साल बाद यह फैसला आया है। वली उल्लाह अब तक कानूनी पेचीदगियों की वजह से सजा से बचता आ रहा था। डीजीसी क्रिमिनल राजेश चंद्र शर्मा के अनुसार 7 मार्च वर्ष 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन, दशाश्वमेध घाट पर बम धमाके हुए थे। इनमें 22 लोग मारे गए थे और करीब 76 घायल हुए थे। 5 अप्रैल 2006 को पुलिस ने इस मामले में प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई वाराणसी से गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर हुई थी। 4 जून को गाजियाबाद के जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने वली उल्लाह को दशाश्वमेध घाट और संकट मोचन मंदिर पर बम धमाके करने, हत्या का प्रयास, कानून के खिलाफ काम करने, दहशत फैलाने और विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करने में दोषी पाया था। जबकि कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों में साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। वली उल्लाह से पूछताछ में उसके साथियों मुस्तकीम, जकारिया और शमीम के नाम भी सामने आए थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। अदालत ने उसे हत्या और दहशत फैलाने वाले कई मामलों में दोषी पाया है। गाजियाबाद की अदालत ने वली उल्लाह को एक मामले में फांसी और एक में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। साहिबाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद घायल हुआ शातिर लुटेरा पुलिस के हाथ लगा है। गिरफ्तार खालिद अपने साथी के साथ मोबाइल लूटने का प्रयास कर रहा था। उसने लूट की 14 वारदात स्वीकार की हैं। थाना क्षेत्र को ये सूचना मिली 112 नंबर पे कि 2 लड़के सफेद अपाचे पर मोबाइल छीनने का प्रयास किए हैं और मोहन नगर की तरफ भागे हैं। इस पे चौकी इंचार्ज मोहन नगर अन्य फोर्स के साथ वहां पे चेकिंग प्रारंभ कर दिए। जब ये लड़के उनको दिखे तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं, बल्कि फैक्ट्री एरिया की तरफ तेजी से भागे। जब फैक्ट्री एरिया में इनको घेरा गया तो इन लोगों ने अपने को घिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उनको एक लड़के को गोली लगी है, दूसरा लड़का वहां से भाग गया है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम खालिद बताया, जो लोनी का रहने वाला है, तथा उस पे करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली और साहिबाबाद और गाजियाबाद के अन्य थानों से उस पे मुकदमे दर्ज हैं। 302 के मुकदमे में वो सजा याफ्ता भी है। बाकी पूछताछ की जा रही है, उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है। दूसरे अपराधी की तलाश भी जारी है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा परिषद में महिला सदस्यों की कम संख्या पर चिंता जताई। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और मायावती के सहयोग की सराहना भी की। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य यूपी से ही चुने जाते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते हैं। उन्होंने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और मुलायम सिंह यादव के योगदान को भी याद किया और कहा कि प्रदेश के विकास में उनका भी उल्लेखनीय योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है, जो कुल सदस्यों का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है। इसे और अधिक बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार कुल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य वर्तमान 91 सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 5 है, जो आज की तारीख में लगभग 5.5% है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। ये आप सब पर निर्भर करता है कि इस संभावनाओं को हम कैसे तलाशें और कैसे सुधार करें।
आदरणीय सदस्यगण, इतिहास के हर दौर में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य रहा है। भारत की संविधान सभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि इसी राज्य से गए। यही नहीं, यहाँ के प्रतिनिधियों का योगदान भी उच्च स्तरीय का था। उन प्रतिनिधियों में पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, हृदयनाथ कुंजरू, बीवी केसकर, पदमपत सिंघानिया, जॉन मथाई, हसरत मोहानी, श्रीमती कमला चौधरी, आचार्य जेवी कृपलानी, महावीर त्यागी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी तथा रफ़ी अहमद किदवई जैसी अनेक प्रतिभाएं शामिल थीं, जिनमें कुछ के ही नामों का उल्लेख मैंने किया है। विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यूपी विधानमंडल ने देश को कई महान विभूतियां दी हैं। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से इन बड़े पदों तक पहुंचे हैं। हमें अपने गणतंत्र पर गर्व है। राष्ट्रपति का संबोधन विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण में राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करने का आग्रह स्वीकार करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना यह भारत के लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने देश को 5 मंत्र भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति का स्वागत किया और उनका आभार जताया। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से भारतीय राजनीति एवं शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान एवं अग्रणी भूमिका रही है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश की माटी ने चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लहरी जैसे अनेक महान सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर यह याद करना जरूरी है कि स्वाधीनता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने देश के लिए अपना कानून की थी, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्ण देश हमारा था और राज्य व कानून अंग्रेजों के थे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर यह भी सच है कि बिना भेदभाव खत्म किए बिना किसी की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। भले ही कोई कितने बड़े पद पर पहुंच गया हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसने भेदभाव का सामना ना किया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से असीम राजा और आजमगढ़ से धर्मेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। पहले आजमगढ़ से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अब सपा कार्यकर्ता डिंपल के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा नेता आजम खान ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद खुद प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने असीम रजा को मैदान में उतारा है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी आसम रजा और धर्मेंद्र यादव ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस से दूसरी तरह की जानकारी मिल रही है। पता चला है कि कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के 2 नेताओं ने नामांकन पत्र खरीदे थे, लेकिन किसी का भी नामांकन पत्र जमा नहीं किया गया। आसिम रजा सपा विधायक आजम खां के करीबी हैं। आजम खां ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशियों का नामांकन कराया। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार को लेकर सब कुछ आजम खां के ऊपर ही छोड़ दिया था। वह जिसे चाहे उम्मीदवार बना सकते थे। दिल्ली में आजम और अखिलेश के बीच हुई मुलाकात के बाद से रामपुर सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। माना जा रहा था कि यहाँ से आजम खां के परिवार का कोई सदस्य मैदान में उतर सकता है, लेकिन आजम खां ने आसिम रजा पर दाग खेला है। आजमगढ़ से सपा ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र ने अपनी जीत का दावा किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे। और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ। महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था
यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। और इस चुनाव में भी मैं समझता हूँ फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद रामपुर संसदीय सीट खाली हुई थी। आज़ादी के बाद रामपुर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहाँ लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होगा। आजम खान ने इस सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी और भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा को शिकस्त दी थी। आजमगढ़ सीट से पहले चर्चा थी कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतार सकते हैं। डिम्पल यादव का नाम पिछले कई दिनों से राजनीतिक चर्चा का केंद्र था। पहले उन्हें एमएलसी बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन सपा ने एमएलसी नहीं बनाया। फिर चर्चा थी कि उपचुनाव में जरूर डिम्पल मैदान में उतरेंगी, लेकिन अब डिम्पल अभी भी चुनाव में नहीं है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही सवाल करने लगे हैं कि आखिर डिम्पल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि डिम्पल को संगठन की राजनीति करने का अनुभव नहीं है और उन्हें कभी संगठन की राजनीति करते हुए देखा भी नहीं गया है। सवाल पार्टी के अंदर उठ रहा है कि आखिर डिम्पल का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद नगर निगम में दिन भर हंगामा होता रहा। पार्षद जाकिर सैफी अपनी मांगों को लेकर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। वहां एक अधिकारी से उनका विवाद हो गया। जाकिर सैफी नगर आयुक्त कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करने आए पार्षद जाकिर अली सैफी और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विवाद इतना बढ़ा कि पार्षद अपने साथ आए लोगों को लेकर निगम ऑफिस में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि उनके वार्ड 95 में ठप पड़े विकास कार्यों को निगम पूरा कराने का कार्य करे। पार्षद सैफी लंबे समय से नगर निगम के व्यवहार से परेशान हैं। वार्ड में 2 नलकूप पिछले कई महीनों से खराब हैं। सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। सीवर लाइन की सफाई कर मलबे को वहां गली में डाल दिया गया, जिस कारण लोगों का बदबू से बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं होने की शिकायत की गई है। आज हम लोग नगर निगम पर मजबूर होकर आए हैं। वार्ड संख्या 95 की जनता जो है परेशान है। पीने का पानी नदारत है और सीवर की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बार बार सीवर कंपनी के अधिकारियों को भी फ़ोन कर करके हम लोग थक गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों को बार बार बताते रहते हैं, उसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। जो सड़क निर्माण की गलियों की टूटी फूटी गलियों की मरम्मत का कार्य की फाइलें हैं, वो फाइलें जानबूझ के गायब की जा रही हैं। क्षेत्र की जनता का शोषण किया जा रहा है और शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा उस एरिया में विकास कार्य पूरी तरह से ठप रहने का बताया गया। उनका कहना है कि जो भी विकास कार्य उनके वार्ड में प्रस्तावित थे, जिनमें स्कूल और पीएससी चौक का सौंदर्यीकरण करने आदि के प्रोजेक्ट पर निगम काम नहीं कर रहा है, जबकि काफ़ी समय पहले ही इन सभी प्रोजेक्ट को नगर निगम मंजूर कर टेंडर आदि छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। सीवर पहले भी सीवर लाइन, आज की सीवर लाइन नहीं है, पुरानी सीवर लाइन है। कंपनी के लोग जनता से पैसे मांगते हैं, परेशान करते हैं। अमित नाम का एक गुंडा कंपनी ने भेज रखा है क्षेत्र के अंदर, उसने लूट मचा रखी है, आम जनता को परेशान कर रखा है। उस सीवर की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, पीने का पानी नहीं आ रहा। प्रेम नगर में 30 HP का नलकूप जो पिछले 4 महीने से खराब पड़ा है, जनता बार बार अनुरोध कर चुकी है। जब से GM साहब आए हैं, ये खुद भी जाकर देख आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पार्षद ने ज्ञापन में नगर निगम को चेतावनी दी कि इन सभी विकास कार्यों को नगर निगम पूरा कराए, ताकि एरिया के लोगों को सुविधा मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता तो नगर निगम के खिलाफ वह आंदोलन को तेज करेंगे। जरूरत पड़ी तो नगर निगम के खिलाफ हड़ताल भी करेंगे। आंख बंद करके ये अधिकारी बैठे हुए हैं और समय रहते ये अधिकारी नहीं जागे। ये आज एक छोटा सा प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है और जिसकी जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की होगी, निगम प्रशासन की होगी। और ये लोग समय रहते 1 हफ्ते में समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया, कोई भी फाइलें नहीं ढूंढी गई और निर्माण के कार्य शुरू नहीं कराए गए, तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। पार्षद और अधिकारी में नोकझोंक। पार्षद जाकिर अली सैफी कई मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन करने के लिए नगर निगम पहुंचे।
वहां उस समय नगर आयुक्त नहीं थे। ऐसे में वह धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ज्ञापन लेने के लिए आए। बताते हैं कि धरने को लेकर डॉक्टर सिन्हा और पार्षद के बीच नोकझोंक हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पार्षद अपने लोगों के साथ नगर आयुक्त के ऑफिस में धरने पर बैठ गए। इस दौरान निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पैगंबर पर भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी से केंद्र सरकार असहज हो गई। खाड़ी देशों ने नाराजगी जताई तो पूरी भाजपा बैक फुट पर आ गई। भाजपा ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन को पार्टी से निलंबित कर दिया। पूरे देश से नुपुर को वापस लेने की मांग उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। दोनों पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय खासतौर पर गल्फ देशों के दबाव था, इसीलिए भाजपा ने यह फैसला लिया है। इन दिनों वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। 27 मई को भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नुपुर एक नेशनल टेलीविजन चैनल की डिबेट में थी। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वह भी दूसरे का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इससे आगे इस्लामिक मान्यताओं का जिक्र किया, जिसे कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर आरोप लगा दिया। नुपुर का वीडियो वायरल होने के बाद 1 जून को महाराष्ट्र में नुपुर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज हुआ। 2 जून को महाराष्ट्र में ही दूसरा मामला दर्ज हुआ। 3 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा, इतिहास वह है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशना ही क्यों है। 5 जून को पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने नुपुर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शब्दों से साफ मालूम चल रहा था कि वह उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरुण सिंह ने अपने बयान में कहा था, पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी की धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। भाजपा ऐसे लोगों या विचारों को बढ़ावा नहीं देती। अरुण के इस बयान के चंद घंटे बाद ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई हो गई। दोनों को पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद से ही भाजपा कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। नुपुर के समर्थन में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हैशटैग नुपुर को वापस लो ट्रेंड कर रहा है। देश का सामान्य नागरिक भी इस अभियान से जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी आर.के. सिंह से मिला। अधिवक्ता चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाए। अभी तक अधिवक्ताओं को किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा सरकार से नहीं मिलती। गाजियाबाद के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिला, जिसमें उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर खुद को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में सम्मिलित करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने अपने मांग पत्र में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को चयनित कर उनकी परिजनों की बीमारी पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। योजना में चयनित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। एक ज्ञापन तो इस संबंध में है कि मुख्यमंत्री महोदय आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से अधिवक्ता भाई ऐसे हैं जिनको मतलब ये है, जिनको ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनकी सहायता की जाए, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान में शामिल किए जाए। मतलब प्रदेश स्तर की बात हो रही है, प्रदेश स्तर पर। दूसरा, हमने ये भी निवेदन किया है कि अधिवक्ता भाई जो है उनको जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, यदि वो उनमें जाते हैं तो उनको वरीयता के आधार पर देख लिया जाए, उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कोई चिकित्सीय सहायता प्रदत्त नहीं है। प्रैक्टिस शुरू करने के समय अधिवक्ता की आमदनी का कोई साधन नहीं होता। ऐसे में अधिवक्ताओं को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाए। अधिवक्ताओं ने मांग की कि जिला अस्पताल, जिला संयुक्त अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिए जाएं कि उनके केंद्र पर आने वाले बार एसोसिएशन से संबंधित कोई अधिवक्ता अपना अथवा अपने ऊपर आश्रित किसी भी सदस्य को दिखाने पहुंचता है और अपना कार्ड दिखाता है तो उसे वरीयता के आधार पर देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मधुबन बापू धाम के प्रभावित किसानों ने एक समान मुआवजा देने की मांग की है।
आरोप है कि 800 एकड़ के किसानों को कोई प्रतिकर नहीं दिया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी खड़ी फसल को काटने की तैयारी कर रहा है। मधुबन बापूधाम योजना के प्रभावित किसानों ने एक समान मुआवजा देने व फर्जी मुकदमे लगाने के विरोध में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। डीएम को सौंपे शिकायत पत्र में किसानों ने कहा कि वे मधुबन बापूधाम योजना के 800 एकड़ भूमि के किसान हैं। 8 अक्टूबर 2007 को प्राधिकरण व किसान के बीच डीएम गाजियाबाद की अध्यक्षता में 1100 रुपये प्रति वर्ग प्रतिकर तय हुआ था, जिसमें कॉलम 4 पर प्राधिकरण अधिकारी द्वारा लिखकर दिया गया कि इस योजना में भविष्य में कोई प्रतिकर बढ़ता है तो बढ़ा हुआ प्रतिकर का लाभ करार में सम्मिलित सभी भूस्वामियों को देना होगा। चौधरी, हम मधुबन बापूधाम योजना के 800 एकड़ में पीड़ित किसान हैं। हम पिछले 5 साल से एक समान प्रतिकर की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर आज हम यहाँ डीएम साहब से मिले हैं, क्योंकि जो हमें समझौता लिख के दिया गया था उसका कोई पालन नहीं किया, ना हमें बढ़ा के प्रतिकर दिया गया और वहाँ काम करने का जो प्राधिकरण का सिलसिला वो जारी है। जैसे हम वहाँ जाकर काम रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर किसानों पर और हमारी माताओं बहनों पर भी मुकदमा जीडीए विकास प्राधिकरण ने लिखवाया है। उसी की मांग को हम यहाँ डीएम साहब से मिलेगी, वे मुकदमे वापस कराए जाए और जो हमारी योजना है उसमें एक समान प्रतिकर सभी किसानों को दिया जाए। 30 नवंबर 2016 के आधार पर 6,000 रुपये व 6,900 रुपये भी प्रतिकर अधिनियम पारित किया गया। किसानों का आरोप है कि 800 एकड़ के पीड़ित किसानों को बढ़े हुए प्रतिकर का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि कुछ किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसका विरोध करने पर उल्टे किसानों और महिलाओं पर प्राधिकरण द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराकर पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि अब प्राधिकरण उनकी खड़ी फसल को काटने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक नई और अनूठी पहल शुरू की है। ईंधन बचाने और प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए शुरुआत की गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जनपद की हवा को प्रदूषण से मुक्त करने और ईंधन की बचत करने के लिए एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने एक अनूठी पहल की है। इस मुहिम के तहत कुशवाहा की अगुवाई में पूरे जनपद में ईंधन बचाओ प्रदूषण से मुक्ति पाओ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से ट्रैफिक पॉइंट, चौराहों, तिराहों व दोराहों पर नुक्कड़ नाटिका के मंचन की शुरुआत भी की गई है। भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जितना हो सके रेड लाइट में गाड़ियों में रखिए, प्रदूषण को कम से कम करिए। HDFC बैंक लाए परिवर्तन प्रदूषण के खिलाफ। आप सभी का धन्यवाद। इस जागरूकता अभियान के संदर्भ में एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि आज HDFC बैंक व एक नाट्य मंचन संस्था के सहयोग से नुक्कड़ नाटिका का मंचन वाहन चालकों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि अगर जनपद को प्रदूषण से मुक्त करना व ईंधन की बचत करनी है तो सिग्नल न होने पर अपनी वाहनों के इंजन को तत्काल बंद कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली स्थित नवीन अस्पताल ने मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर का आयोजन कैलाश मानसरोवर भवन में किया गया। अस्पताल ने डिस्काउंट कार्ड भी अपने मरीजों को दिए। इससे 1 वर्ष तक ओपीडी सेवाओं में छूट ली जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर वैशाली के नवीन अस्पताल द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन कैलाश मानसरोवर भवन में किया गया। कैंप का शुभारंभ मानसरोवर भवन की व्यवस्था संभाल रहे वरिष्ठ समाजसेवी उदय कौशिक ने की। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मानवीय संवेदनाओं के साथ उपचार करें। सीएम के जन्मदिन पर अस्पताल ने जो शुरुआत की है उसे आगे भी जनहित में जारी रखा जाए। अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नवीन कुमार और डायरेक्टर धनंजय सिंह ने सीएम के जन्मदिन पर शिव स्तुति करते हुए 51 लीटर दूध से भोले का अभिषेक किया। इस दौरान अस्पताल के एमडी डॉक्टर अनिल तोमर ने अस्पताल में उपचार के दौरान दवाइयों और डिस्पोजेबल वस्तुओं को छोड़कर जरूरतमंदों वस्तुओं पर 20% तक छूट देने का ऐलान किया। सिकंदराबाद जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम सामाजिक रूप से करना सुनी भाई वो हम लोग कार्यक्रम समाज के लिए करते रहेंगे और अपने अस्पताल में इलाज में जो भी मरीज इसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों को हम जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट कर सकते हैं 15 से 20% डिस्काउंट गरीब लोग
डॉक्टर अनिल तोमर ने बताया कि कैंप में आने वालों की न केवल निःशुल्क जांच की गई बल्कि विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा परामर्श भी दिया गया। साथ ही सभी को एक डिस्काउंट कार्ड भी दिया गया जिसमें 1 वर्ष तक अस्पताल की ओपीडी सेवा में छूट दी जाएगी। शिविर में 95 लोगों ने जांच कराई। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कुख्यात खनन माफिया इकबाल वाला पर पुलिस का कहर जारी है। इकबाल और उसके 2 बेटे पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब सहारनपुर पुलिस ने उसके तीसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।